दोस्तों, बिहार के बंदिया थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस वाले एक दिन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वालों को सड़क किनारे एक लाश दिखाई देती है। पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं तो पॉकेट में एक आधार कार्ड मिलता है, जिससे पुलिस वालों को पता चल जाता है कि मृतक का नाम क्या है और ये रहने वाला कहाँ का है। उसके बाद पुलिस की टीम चली जाती है मृतक के गाँव में। वहाँ जाने के बाद मृतक के परिवार और उसकी पत्नी से पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। तभी पुलिस वालों के जहन में ख्याल आ जाता है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस का। पुलिस वाले शक के आधार पर मृतक की पत्नी को थाने लेकर चले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तभी जो मृतक की पत्नी होती है वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवाया है। लेकिन उसके पीछे जो कहानी उसकी पत्नी सुनाती है, जिससे जानने के बाद पुलिस वाले तो हैरान होते ही है, साथ ही साथ मृतक के परिवार वालों के भी होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर की। वहीं पर एक पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम होता है बिक्कू और पत्नी का नाम होता है पूजा। उसके 4 बच्चे होते हैं और पूजा अपने सास के साथ पूरे परिवार के साथ उस घर में रहा करती थी। जिसे तैसे करके धीरे धीरे करके जिंदगी की गाड़ी कट रही थी। पूजा का पति बिक्कू अपने काम के सिलसिले से अक्सर बाहर जाया करता था। अब इसी क्रम में बिक्कू की मुलाकात होती है एक कमलेश नाम के ड्राइवर से, जो कि गाड़ी चलाया करता था। उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसी को वो चलाया करता था। अब जब भी बिक्कू को मौका मिलता उसी की गाड़ी बुलाता और उसी के गाड़ी से वो अक्सर आना जाना किया करता था। अब इसी बीच उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि आए दिन जब दोनों को छुट्टी मिलता, जब बिक्कू अपने घर पर ही होता तो कमलेश भी उसके घर पे चला जाया करता और उसके साथ बातचीत करता, घंटों घंटों वक्त गुजारा करता। उसके घर में उठना बैठना खाना पीना सब हो रहा था। और इसी दौरान जो बिक्कू की पत्नी थी पूजा, वो आए दिन कमलेश से हंसी मजाक कर लिया करती थी। दोनों में खूब हंसी मजाक हुआ करता था। लेकिन इस चीज़ से घर वालों को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि घर वाले भी जानते थे कि बिक्कू का वो अच्छा दोस्त है। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उधर जो कमलेश था, कमलेश की नीयत बिगड़ जाती है पूजा को लेकर। अब वो अपने ही दोस्त की पत्नी को गलत नज़र से देखने लगता है। उधर जो पूजा थी वो भी कहीं न कहीं कमलेश को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उन दोनों की प्यार की इंतहा तब बढ़ती है कि जब बिक्कू घर में नहीं होता था उस वक्त भी कमलेश उसके घर में आ जाया करता था। और जो पूजा के 4 बच्चे होते हैं उस 4 बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देता और उन 4 को पिस्तौल दिखाकर धमकाता और कहता कि तुम 4 यहीं पर चुपचाप से रहो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से बच्चों को धमका कर अलग कमरे में बंद कर कमलेश पूजा के साथ दूसरे कमरे में जाता और घंटों घंटों वक्त गुजारा करता। कमलेश कई बार इस तरह का काम कर चुका था। जब बिक्कू घर में नहीं होता तब उसके घर में आता और बच्चों को इसी तरह से डरा धमकाकर पूजा के साथ वो घंटों घंटों वक्त गुजारा करता। लेकिन जो कमलेश था वो थोड़ा दबंग किस्म का इंसान था। उसके पास हमेशा पिस्तौल रहा करता था और यह बात पूजा की सास अच्छे से जानती थी। पूजा की सास उसके कारनामे को भी अच्छे से जानती थी कि कमलेश उस घर में क्यों आता है और उसकी बहू के साथ वो घंटे घंटे वक्त गुजारता है। यह सारा ड्रामा पूजा की सास देख रही होती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। उधर जो बिक्कू था उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हालांकि बिक्कू ये जानता था कि कमलेश उसके घर में आता है, उसकी पत्नी के साथ हंसी मजाक करता है। लेकिन बिक्कू को इस बारे में पता नहीं था कि देवर भाभी के रिश्ते के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उधर जो पूजा की सास थी वो देखती है कि बात कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ रही है।
एक दिन पूजा की सास अकेले में अपने बेटे बिक्कू को बुलाती है और अपनी बहू और उसके दोस्त कमलेश की सारी सच्चाई बता देती है कि घर में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद बिक्कू बहुत गुस्सा होता है। वो आग बबूला हो जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से वो लड़ाई करता है, बहुत धमकाता है अपनी पत्नी को और कहता है कि आज के बाद वो घर में आ गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो पूजा थी वो अपने पति का ब्रेन वॉश कर देती है और कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे भाभी कहता है और मैं भी देवर की तरह ही उनसे मजाक कर लेती हूँ, लेकिन आपको जिसने कुछ भी कहा है वो सरासर गलत है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे बात ना करूं तो ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन आप इस तरह से नाराज मत होइए। इस तरह से पूजा अपने पति को समझा देती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है, लेकिन जो पूजा थी अब कमलेश के टच में नहीं रहती है। उससे मिलने के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि काफ़ी महीने हो जाते हैं कमलेश उसके घर में नहीं आता है। इधर जो बिक्कू था अब उसे भी यकीन हो जाता है कि कमलेश और पूजा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो भी रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से पूजा अपने पति बिक्कू का भरोसा तो जीत लेती है, लेकिन अब वो मन ही मन बहुत परेशान रहने लगती है क्योंकि वो अपने प्रेमी कमलेश से नहीं मिल पा रही थी, उससे ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में हर वक्त उसकी सास की निगरानी रहती थी। अब ऐसे में वो कमलेश से कैसे मिलती और उससे कैसे बात करती। धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है, लेकिन अब जो पूजा थी एक दिन मौका देखकर अपने प्रेमी कमलेश को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि आखिर हम दोनों ऐसे कब तक दूर रहेंगे, मुझसे अब रहा नहीं जाता है, कुछ करो तुम ही। तभी दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत एक दिन की बात है कि पूजा अपने पति बिक्कू से कहती है कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, दवाई लाना बहुत ज़रूरी है। और जो पूजा जो दवाइयाँ खाती थी वो गया जी से ही लाया करती थी क्योंकि वो दवाइयाँ वहीं पर अक्सर मिला करता था। अब जो पूजा थी अपने पति से जब कहती है तो उसका पति भी तैयार हो जाता है। पूजा कहती है कि गाड़ी की आप फिक्र मत कीजिए, आपके दोस्त के पास तो स्कॉर्पियो है ही ना, आप उसको फ़ोन कीजिए और बोलिए चलने के लिए। अब जो बिक्कू था उसके दिमाग में ज़्यादा कुछ आता नहीं है कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ कर भी सकती है क्योंकि बिक्कू को अब अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा हो गया था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिक्कू कहता है कि ठीक है, मैं कमलेश को ही फ़ोन करता हूँ, कल उसी के साथ चलेंगे। अब रात के वक्त ही बिक्कू अपने दोस्त कमलेश को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि कल चलना है, गया जी दवाई लानी है। अब उसका दोस्त भी राजी हो जाता है। धीरे धीरे अगला दिन निकलता है, तीनों लोग उसी गाड़ी से चले जाते हैं गया जी। गया जी पहुँचते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह जो भी लेना था सब ले लेते हैं। उसके बाद उधर से तीनों एक साथ फिर उसी गाड़ी में लौटते हैं। अब गया जी से लौटते वक्त तीनों बातचीत करते हुए आराम से आ रहे थे। उधर जो कमलेश था वो ड्राइविंग कर रहा था। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। एक इलाका पड़ता है बंदिया थाना क्षेत्र के थोड़ी ही दूर, जो इलाका पड़ता है झिकटिया मोड़ का। वहीं पर कमलेश कहता है अपने दोस्त से कि यार बिक्कू, मुझे ऐसा लग रहा है कि टायर का जो हवा है वो लीक हो रहा है, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और वहीं पर सुनसान जगह पर वो गाड़ी रोक देता है। अपने दोस्त से कहता है कि जाओ थोड़ा जाकर चेक तो करो, कहीं सच में लीक तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। अब जो उसका दोस्त था बिक्कू वो गाड़ी से उतरता है और आगे की तरफ चला जाता है और अपना सर नीचे झुकाकर देखने लगता है और कहता है उधर से कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी का चक्का एकदम ठीक है, कोई लीक नहीं हो रहा है। लेकिन फिर कमलेश आवाज़ लगाता है और कहता है कि यार थोड़ा सर अंदर झुकाकर देखो, सच में कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। अब जैसे ही बिक्कू सर अंदर झुकाकर देखता है तभी जो कमलेश था, गाड़ी तो पहले से ही स्टार्ट था, वो गाड़ी आगे की तरफ चला देता है जिससे बिक्कू घायल हो जाता है। वहीं पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसके बाद कमलेश गाड़ी बार बार आगे पीछे कर कर वहीं पर उसे रोड़ देता है और तब तक उसे कुचलता रहता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। और जो उसकी पत्नी थी जो गाड़ी के अंदर ही बैठकर यह सब तमाशा देख रही थी, उसे जरा भी सिसक नहीं होती है, जरा भी उसे पछतावा नहीं होता है कि उसी के सामने उसी के पति की मौत हो रही है। जब बिक्कू की वहीं पर मौत हो जाती है उसके बाद कमलेश गाड़ी को आगे बढ़ाता है और वहां से चला जाता है।
अब अगले दिन जब बंदिया थाना क्षेत्र के पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, उसी दौरान पुलिस वाले झिकटिया मोड़ के पास पहुंचते हैं और पुलिस वालों को लाश दिखाई देता है। पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं। पुलिस वाले लाश के पास जाते हैं और लाश की जब तलाशी ली जाती है तो लाश के पॉकेट से एक आधार कार्ड मिलता है जो कि शायद उसी का था। पुलिस वालों को डेड बॉडी का नाम पता चल जाता है और वो कहाँ का रहने वाला है वो भी एड्रेस पता चल जाता है। अब पुलिस वाले उसी दौरान लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और तुरंत अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं बिक्कू के गांव में। वहां जाने के बाद बिक्कू के परिवार से बातचीत करते हैं। बिक्कू की मां होती है, उसकी पत्नी होती है। अब उसकी पत्नी से बातचीत करने के ही दौरान पुलिस के दिमाग में आ जाता है कि अभी तुरंत कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का केस सामने आया है। पुलिस वालों को शक हो जाता है उसकी पत्नी पर। पुलिस वाले शक के तहत पूजा को हिरासत में लेते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद पुलिस वाले पूजा से पूछताछ करते हैं। पहले तो पूजा मनगढ़ंत कहानी बनाती है, इधर उधर की कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस वालों को पूजा की शक्ल देखने के बाद ही पता चल जाता है कि हो न हो इसने ही कुछ किया है। पुलिस वाले एक लेडीज कांस्टेबल को बुलाते हैं और फिर पूजा को अलग कमरे में ले जाकर लेडीज कांस्टेबल जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तब जाकर पूजा अपना जुर्म कबूल करती है और सारी सच्चाई तोते की तरह उगलने लगती है। पूजा एक्सेप्ट कर लेती है कि पूजा खुद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवाई है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब यह बात बिक्कू की मां को पता चलता है, पूजा की सास को पता चलता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिलहाल पूजा जेल के सलाखों के पीछे है और जो उसका प्रेमी है कमलेश, पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। और पूजा की सास की डिमांड है प्रशासन से कि जिस तरह से उसके बेटे को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसी तरह से उन दोनों को भी मौत के घाट उतारा जाए। दोस्तों, यह घटना इसी साल 2025 जून महीने की है। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।